नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने एसएसटी के 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और इसके अलावा विज्ञान के भी कुछ चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं। वो सारे आपको कक्षा 8 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपको बता दूं कि जितने भी आपके चैप्टर है वो स्टेप बाय स्टेप आपको करवाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा भी थोड़ा टाइम का शेड्यूल नहीं बैठ रहा तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, तो कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर देने की। तो चलिए हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अब यहाँ पे इस शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने का मतलब क्या होता है। ग्रामीण ग्रामीण का मतलब तो आप जानते हैं कि ग्राम जिसको बोलते हैं अपन, गांव जिसको बोलते हैं उसको, ठीक है। अब शासन यहाँ पे क्या है, शासन चलाना। अब गांव में शासन कौन चलाता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि गांव का जो मुखिया है वो कौन होता है, आपका सरपंच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, इनके द्वारा चलाया जाता है। जिला कलेक्टर वगैरह इनके अधीन में जिला विकास अधिकारी बहुत सारे लोग इनमें आते हैं। तो इसी आधार पे हम समझेंगे कि भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्थाएं चल रही और ग्रामीण क्षेत्र पे किस प्रकार से चलती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए एक निश्चय ही बड़ी घटना थी। यानी कि सबसे पहले आपने पढ़ा है कि अपने 1764 का बक्सर का युद्ध पढ़ा, फिर अपने प्लासी का युद्ध 1700 पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अंग्रेज़ों को स्टार्टिंग यहाँ पे मिला भारत में, जो कि वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की उन्होंने और धीरे धीरे वो अपना शासन करने लगे। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। मान लीजिए कि आपको कहीं पे नियुक्त कर दिया जाए, आपको बोले कि आपको यहाँ रहना है, इस प्रकार से कार्य करना है, तो आप धीरे धीरे वो काम करते गए और आपने क्या किया, फिर आपका दिमाग चला कि मैं यहाँ पे शासन भी कर सकता हूँ, मैं इन सभी चीज़ों को अपने अधीन में ले सकता हूँ, मैं अपने अनुसार यहाँ पे अपना कार्य कर सकता हूँ। ऐसे ही अंग्रेज़ों ने किया और धीरे धीरे मुख्य शासन उनके रूप में आ गया। आप यहाँ पे पढ़ेंगे 1865 में पहले कंपनी ब्रिटिश में सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। मतलब धीरे धीरे सबसे पहले क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो वहाँ पे ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात किया जाता था, ठीक है। और मतलब वहाँ से सोना चांदी आता था, यहाँ से मसाले वगैरह जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने जो व्यापार का माध्यम है वो बदलना शुरू किया। मान लीजिए कि आपने छोटी सी दुकान लगाई, दुकान में आप छोटा मोटा सामान बेच रहे हैं, बेचते बेचते आपका मुनाफा ज़्यादा होता रहा, फिर आपने और भी चीज़ें लाई और चीज़ें लाए, मतलब इस प्रकार से आपका आयात निर्यात बढ़ता गया। बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ रही थी। मतलब जब आपके पास पर्याप्त चीज़ें नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती अपने पास जो भी है उसको आप बेच देते हैं। चलो मतलब 10 रुपये की चीज़ को आपको 5 रुपये में बेचना पड़ रहा है। इस प्रकार से लोग परेशान हो गए। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगर का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। मतलब आपको पता ही है कि ब्रिटिश काल के दौरान जो थे या फिर सामंत काल था, राजाओं का काल था, उस समय गाँव के जो लोग थे वो जो भी उत्पादन करते थे उसका कुछ हिस्सा है वो लगान के रूप में दिया जाता था। तो इतनी लगान वो नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो परेशान हो गए थे और वो काम छोड़ रहे थे। 1770 में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। मतलब एक 1770 में अकाल पड़ा जिसमें कि इतने लोग मारे जा चुके थे। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी, इसलिए कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। आगे हम पढ़ेंगे कि मगर स्थायी बंदोबस्त जो किया गया था समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास खर्चा था ही नहीं। एक तो अकाल पड़ गया, उसमें फिर महामारी आ गई और अकाल पड़ने के कारण काफ़ी लोग मर गए। उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, धन नहीं था, जिसकी वजह से वो जो अपना खेती थी उसमें ज़्यादा पैसा खर्च कर सके। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। मतलब मान लीजिए कि आप 2 रुपये कमा रहे हैं और आपसे कोई 10 रुपये मांगता है तो आप कहाँ से चुका पाएंगे, आप वही चुका नहीं पा रहे तो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। इस प्रकार की समस्याएं उनके सामने आ चुकी थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। मतलब जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे
वो जमींदारों को जो देते थे वो नहीं दे चुका पाते तो क्या करती कि उनकी ज़मीनें हड़प कर लेती। इससे कि काफ़ी सारे जमींदार थे वो भी परेशान थे। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। आगे हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों को एक राजस्व इकाई थी। ये एक गांव या गांवों का एक समूह हुआ करती थी। अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कि किस प्रकार से गांवों की ओर शासन बढ़ा। ठीक है। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन उस पर अधिकार सुरक्षित नहीं था। मतलब जो किसानों पे जो जमींदार लोग थे उन पे जो लगान था वो बहुत ज़्यादा था। साथ ही उनकी जो ज़मीन थी जहाँ पे वो खेती करते थे वो भी सुरक्षित नहीं थी। वो भी किसके अधीन थी? कंपनी के अधीन थी। कंपनी जब चाहे उसको ले सकती थी, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब शासन का जो सही रवैया है वो नहीं अपनाया जा रहा था। आगे पढ़ेंगे अपन। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ा। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता। इस प्रकार से उन पर अत्याचार हो रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारी इस बात पर यकीन कर चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। मतलब राजस्व में जो आप बदलाव लाएंगे उसी से वहाँ की उन्नति हो सकती है और वहाँ का जो शासन है वो सही तरह से चल सकता है। ये उनके द्वारा सोचा गया। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। अब आप जानते हैं गांव का मुखिया तो वर्तमान में कौन है? सरपंच हुआ करता है। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये आपके एग्जाम में आएगी कि गांव के मुखिया को जो सौंपा गया था कार्य जमींदार का, तो उस व्यवस्था को क्या नाम देते हैं? तो उसको नाम दिया गया था महालवारी बंदोबस्त। आगे देखिए, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो स्टार्ट हो गई और जो नई व्यवस्था थी विकसित हुई और उसे रेतवारी का नाम दिया गया। तो यहाँ पे भी इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे कि रेतवाड़ी या रेतवारी जो व्यवस्था थी उसको क्या नाम दिया गया। रेतवाड़ी व्यवस्था को ही मुनरो व्यवस्था कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जा रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हमें याद रखना है और परीक्षा में किस प्रकार से आएंगे। यहाँ पे देखिए रेत, तो रेत का संबंध किससे है? तो किसान से है। मतलब आपको मिलान करना है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? जोड़ी मिलान करना। आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे रेत लिखा गया है और यहाँ पे मान लीजिए किसान लिख रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको मिलान करना है इसके सामने ये वाला। ठीक है। महाल, तो महाल का संबंध है ग्राम समूह से। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा। निज, निज का संबंध है दोस्तों बागान मालिक की अपनी ज़मीन पर खेती, यानी कि खुद की खेती। निज का मतलब क्या होता है? खुद का स्वामित्व, खुद का प्राइवेट जिसको अपन बोलते हैं वो खुद का होता है निजी संपत्ति। रेत का मतलब क्या होता है? रेत की ज़मीन पर खेती करना। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों को आपको भरना है। अब देखिए रिक्त स्थान कैसे आएंगे। यूरोप में वुड उत्पादकों को किस से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता है? तो दोस्तों किससे? नील की। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की जो मांग है वो किसके कारण बढ़ने लगी? तो औद्योगिकरण। आपने देखा कि औद्योगिकरण है वो अंग्रेजों के शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। इसी के कारण दोस्तों यहाँ पे जो नील की खेती थी उसकी भी मांग बढ़ने लगी। अब यहाँ पे देखिए कृत्रिम रंग की खोज, नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। यानी कि कृत्रिम खोज कर लिया, कृत्रिम रंग बनाने लग गए। जो खेती करके नील की खेती हो रही थी उसको खतरा हो गया। क्यों? क्योंकि अब कृत्रिम रूप से मशीनरी के माध्यम से है वो रंगों का निर्माण होने लगा, इसलिए। चंपारण आंदोलन खिलाफ किसका था? तो नील बागान मालिकों के खिलाफ था। चंपारण आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न आपका ऐसे कैसे आएगा, इसको याद करें। इसके बाद देखिए यहाँ पे बड़े प्रश्न आते हैं आपके। स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का आपको वर्णन करना है। तो मान लीजिए ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ गया तो आप कैसे लिखेंगे? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थापित किया था। राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यताएं दी गई। जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम किया गया। जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर है। वे अपनी ही ज़मीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है वो है, इसका आप वर्णन करेंगे। अभी अभी हमने पढ़ा महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। परीक्षा में दोस्तों अगर प्रश्न आता है तो आपको इसी प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, तो आप इनको एक बार अच्छे से ज़रूर देखेंगे।
महालवारी व्यवस्था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम के लिए होल मैकली नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था 1822 में तैयार की गई थी, जो कि इस नाम से जानी जाती है। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम से वसूल होने वाला राजस्व हिसाब लगाया गया। मतलब गांवों से जो आय आ रही थी उसका हिसाब लगाया गया, किस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, तो इस राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया, बल्कि उसे समय समय पर संशोधित का प्रावधान किया गया। मतलब स्थायी नहीं किया गया कि आपको 1/10 भाग देना है, 1/2 भाग देना है, 1/4 देना है, क्या देना है, यानी कि जिस हिसाब से आपका आवक है उस हिसाब से उसको बदला जाने लगा। राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का जो जमींदार के थे मुखिया के दे दिया गया, यह भी अभी ने पढ़ा था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में लागू की गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इनमें से आप 207 पॉइंट दिए गए, अगर इनमें से आप 5 पॉइंट भी आप ऐसे कैसे याद करके एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई जो समस्या है वो क्या थी। तो ये आपके प्रश्न आ गए। तो मुद्रा व्यवस्था किस प्रकार से पैदा हुई। जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे तथा गांव छोड़कर भाग रहे थे। तो ये क्या थी दोस्तों, मुद्रा व्यवस्था की एक समस्या थी। मुद्रा व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे देखिए, रेत नील की खेती से क्यों खतरा कर रहे थे। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि औद्योगिकरण के कारण या फिर कृत्रिम जो रंग बन रहे थे इसके कारण क्या हुआ, खेती है नील की उसको नुकसान होने लगा था। लेकिन रेतवाड़ी व्यवस्था से किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पे देखिए, किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था। यानी कि आप खेती कर रहे हैं तो अग्रिम ऋण मतलब आपको पहले ही पैसा दे दिया जाता था इतना, परंतु फसल काटने पर उस कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था और फसल जो कटती थी उस समय कम पैसे लगाए जाते थे। ठीक है, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते और कभी न कभी ख़त्म होने वाला जो कर्ज था वो लगा रहता और उसमें वो फंस जाते। मान लीजिए कि आपको 10 रुपये दे दिए गए काम के लिए और आप जब आपने काम किया तो आपको 5 रुपये मिले, लेकिन आपको चुकाना 10 रुपये, आपके तो 5 रुपये फिर भी बाकी रह गए। तो इस प्रकार से आपके चलते रहे और आप कर्ज में डूब गए और इसी प्रकार से आपकी ज़मीनों को हड़प लिया गया और आपको बेदखल कर दिया गया। बागान मालिक चाहते थे कि किसान सबसे पहले उपजाऊ खेतों पर नील की खेती करे, लेकिन किसानों को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत तथा समय की आवश्यकता थी, जिस कारण किसान अपनी अन्य फसलों के लिए समय नहीं दे पा रहे थे। ये कारण था। इसके बाद देखिए, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन जो धराशायी हो गया, किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पे देखिए आप पढ़ेंगे, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। रैत ने निर्णय लिया कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बागान मालिकों की लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश करी। किसानों को अपने विद्रोह का समर्थन करना पड़ा। नील का उत्पादन व्यवस्था की जांच कराने के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने का दोषी माना और आयोग ने किसानों को सलाह दी कि वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें और आगे चाहे वे जो भी नील की खेती को बंद कर सकते हैं। इस प्रकार से उन पर दबाव बनाए जाने लगे। ठीक है, उनकी पैसे मतलब उनको जो खेती है उनके पैसे कम दे रहे हैं, उनको जबरन बताया जा रहा है कि ऐसे ही आपको करना है। तो इस वजह से दोस्तों किसान हो परेशान होने लगे और नील की जो खेती का उत्पादन था वो धराशायी हो गया, वो बंद हो गया। इसके बाद देखिए आप पढ़ेंगे यहाँ पे चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका बारे में आपकी जानकारी क्या है, इसको आप बताएंगे। तो ये प्रश्न दोस्तों आपको याद करना है, ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के नील उत्पादन किसानों के बीच जो समस्याएं हैं वो जानने के लिए गए। तो गांधी जी ने नील उत्पादक किसानों के विरोध का समर्थन किया। गांधी जी ने पहला जो सत्याग्रह है वो चंपारण से शुरू किया गया था, जो कि नील उत्पादक के समर्थन में बागानों के मालिक के लिए विरुद्ध था। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि जो चंपारण आंदोलन है वो किसने किया और किसके कारण था, कब किया गया। तो इसका आंसर आपको ये पूरा मिल गया, यहाँ पे यही आपको लिखना है। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। मतलब इस जो आंदोलन किया गया था इसके खिलाफ अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई और गांधी जी के सत्याग्रह का सफल हुआ। तो इस प्रकार से साथियों आज हमने पढ़ा कक्षा 8 के लिए क्या कि ग्रामीण जो शासन है वो किस प्रकार से चलता है। और
तो ग्रामीण शासन है वो किस प्रकार से किया गया, किस प्रकार से किसानों पर अत्याचार किए गए, किस प्रकार से उनकी जो ज़मीनें हैं उनको हड़पा जाने लगा, और जो ब्रिटिश कंपनियां थी उनको शासन के लिए जो नील की खेती थी, चंपारण आंदोलन हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो कि आपने जैसे पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट कुछ समझ में आया होगा। तो आगे भी हम इस प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।